अभी आपने आखिर में सुना क्या वाकई पाकिस्तान का भूगोल बदल देगा तालिबान। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, वो देखना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मैप दिखाता हूं और उसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर स्थिति क्या है और क्यों तालिबान पाकिस्तान को परेशान कर रहा है और क्यों पाकिस्तान ने अब अपना प्लान बनाया है और वो प्लान है बखान प्लान। बखान कॉरिडोर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान से लगी हुई अफगानिस्तान की सीमा है जो नीचे तक जा रही है। ये पूरे पाकिस्तान के साथ है। अब ये है बखान कॉरिडोर। बखान कॉरिडोर क्या करता है इसे गौर से समझिए, बहुत रणनीतिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बखान कॉरिडोर यहां से यहां तक, यानी कि ये पाकिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है। अब इन दोनों के बीच में बखान कॉरिडोर है और ये अफगानिस्तान, यहां पर आप अफगानिस्तान को देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान को सीधे लेके जाता है और ये जोड़ता है चाइना से। पाकिस्तान का जो बखान प्लान है वो बखान प्लान ये है कि ये पाकिस्तान इसको बंद करना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है। जब वो इस पर कब्जा कर लेगा तो अफगानिस्तान की एंट्री और पाकिस्तान की एंट्री ये बंद हो जाएगी और पाकिस्तान का जो सीधा ये है ताजिकिस्तान तक पहुंच जाएगा। तो ताजिकिस्तान तक ये पहुंच गया अगर, तो इसकी ये जद खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता है कि जब दो देशों के बीच की सीमा बंद हो जाती हैं तो बहुत सारी परेशानी होती है, व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत सारी परेशानी होती है। तो ये जो पाकिस्तान का कॉरिडोर है जो यहाँ तक होते हुए और अफगानिस्तान तक जाता है और यहाँ से होते हुए ये जाता है सीधा बखान कॉरिडोर जो कि चाइना में मिलता है। पाकिस्तान इसको कब्जा करना चाहता है और ताजिकिस्तान तक अपनी पहुंच बरकरार रखना चाहता है और ये पूरा इलाका जो अफगानिस्तान का है ये उसकी जद में आ जाएगा। यही पूरा प्लान है पाकिस्तान का, लेकिन वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि ये वो इलाका है, इस इलाके पर लगातार तालिबान के जो लड़ाके हैं वो हमला कर रहे हैं, चौकियों पे कब्जा कर रहे हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। एक गलती उसने की, उसने अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो टीटीपी के जो कैंप थे उन पर एयर स्ट्राइक कर दी और इसके कारण अब अफगानिस्तान भी बौखला गया है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिए हैं और उसने कहा है कि वो मुंह तोड़ जवाब देगा। और एयर स्ट्राइक के बाद से लगातार पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लड़ाके, टीटीपी के लड़ाके और तालिबान वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। करीब करीब 50 किलोमीटर अफगानिस्तान से ये डूरंट लाइन है। डूरंट लाइन जो है उस डूरंट लाइन को तालिबान मानने को तैयार नहीं है, अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं है, उसे काल्पनिक बनाता है। वो ये कहता है कि अंग्रेजों की लाइन है, हम इसे नहीं मानते। और डूरंट लाइन के अंदर घुस के 50 किलोमीटर तक वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। चलिए चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसी के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल है। भारत को गीदड़ धमकी देने वाला, भारत को आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान तालिबान के लड़ाकों से नहीं लड़ पा रहा है और तालिबान के लड़ाके लगातार पाकिस्तान को डेंट दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का भूगोल बदल देगा तालिबान? क्या जनवरी में ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? क्या शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है? बखान प्लान से तालिबान को रोक पाएंगे शहबाज? ये तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। सुरेश कुमार गोयल जो कि पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ होंगे। अरविंद सिंह तेजावत विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद के पास चलूंगा। जावेद साहब, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से तालिबान डूरंट लाइन के अंदर 50 किलोमीटर घुसकर लगातार पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है, वो पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है? तमाशा देख रहे हैं जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको सलाम। देखिए, बात ये कि जब भी आप पाक अफगान ताल्लुकात की बात करते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहे हैं, आज से नहीं है, हमेशा से। और कई बार ऐसा भी होता है, खासकर 1979 को ले लें, 2001 को ले लें, जब जब भी अफगानिस्तान में फॉरेन इन्वेजन हुआ है उसके सारे असरात हमको ही झेलने पड़े। अब 2021 के बाद जो वहां पे सूरत हाल है, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि
तालिबान के साथ हमारे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब मैं तालिबान कहता हूँ तो उसका इससे मुराद काबुल हुकूमत है, इससे मुराद टीटीपी नहीं है। तो ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे, लेकिन जो टीटीपी को सेफ हेवन्स 2021 के बाद वहां पर मिल चुके हैं और जिस तरह आजादाना तौर पे वो हमारे बॉर्डर के इलाके में गड़बड़ी कर रहे हैं, ये वो चीजें जहां से हमारे काबुल के साथ इख्तलाफात शुरू होते हैं। एक और बात मैं कहूंगा कि आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर के अंदर चलेंगे, तो साहब थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसे हम तुरखुम कहते हैं। 50 किलोमीटर के बाद तो हमारे मेन शहर आ जाते हैं और हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं कि वहां पे कोई ऐसे हंगामे हो रहे हैं, हमारे शहरों के अंदर उनके रॉकेट्स आ गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। 50 किलोमीटर बहुत लंबा फासला होता है, तो उसको आप ठीक कर लें। और एक चीज जिसपे मुझे एतराज भी है आपकी रिपोर्ट में, कि आपने रिपोर्ट में ये कह दिया कि जी जनवरी, अभी जिस जनवरी के अंदर हम लोग बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। साहब कौन करेगा टुकड़े टुकड़े? ऐसा कौन सा बोलचाल आ गया है? आज 4 हो गई है तो आपके सामने ये तो इतनी ज्यादा स्पाइस डालना आई नहीं, थिंक हम सही नहीं। नहीं कह रहे, ये बात हम नहीं कह रहे हैं जावेद साहब, ये तो टीटीपी कह रहा है। और आप इसका जिक्र कर रहे हैं, कल भी पाकिस्तान के सैनिकों ने हमला किया खोस्त प्रांत पर, वहां पर भी तालिबान से भी लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। और ये टीटीपी कोई और नहीं है, ये टीटीपी वही है जिसे आपने पाला है, जिसे आपने पोसा है। अब वही टीटीपी आपको आपको नजरें दिखा रहा है, आपको आंखें दिखा रहा है। मेरे साथ मैं चर्चा करूंगा, डीके पांडे साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पांडे साहब, क्या मानते हैं आप इन परिस्थितियों को लेकर, स्थिति को लेकर? आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। और निश्चित रूप से ये पाकिस्तान के लिए ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि जो उन्होंने बीज बोए उसका फल बड़ा हो रहा है। अब वो जो है फल, अगर उसमें कांटे निकल रहे हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए था कि उन्होंने कौन सा पेड़ लगाया और क्या उसमें खाद डाली और क्या डाला कि आज वो उनको ही काटने को तैयार है। देखिए, ये तो बात एक हम हल्केपन में कह सकते हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए इन सब के पीछे बहुत बड़ी जो है एक लंबी लिस्ट है, जहां पर कि दोस्ती और दुश्मनी के बीच में जो है पलड़ा भारी होता रहा, कभी इधर कभी उधर। 1900 में जब ये बनाया इन्होंने, और उसके बाद जिस प्रकार से इसको बनाने में बाहरी मुल्कों का, अमेरिका रशिया जैसे देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, और उनको जो फंड मिलते रहे, $30 मिलियन इनको मिले हर साल जो है तालिबान को $30 मिलियन देते रहे पाकिस्तान। कब से? 1994 से लेकर 2001 तक। उसके बाद जो है उनको 33 बिलियन की एक इमदाद मिली 2002 और 2018 के बीच में, जो इन्होंने सारी की सारी इनको मिली थी काउंटर टेररिज्म के लिए। वो सारा पैसा ने तालिबान को दे दिया। तो जिस प्रकार से, और उनके जो 40% लोग हैं तालिबान के, उनकी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान में हुई है। जिसको तालिबान को बनाने वाले जो उस्ताद हैं, उनकी जो ट्रेनिंग उरुल उल्मू है, मैं पूरा ढंग से उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर उसकी ट्रेनिंग हुई। तो जहां पर पूरी ट्रेनिंग हुई, जहां आप लोगों ने उनको बड़ा किया, उनको नर्चर किया, अब वो उनके साथ आपके अगर विचार नहीं मिल पा रहे हैं तो वो बड़ा मुश्किल है। आप कह रहे हैं तालिबान अफगानिस्तानी का कह रहे हैं, अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि आप टीटीपी को समझाइए। अरे भाई, दोनों एक ही तो थे, दोनों एक दूसरे के साथ काम करने वाले, उनकी आइडियोलॉजी एक है। और 2023 में जिस प्रकार से 8 लाख लोगों को इन्होंने अफगानिस्तान में धकेला, ये कह के कि भाई ये पाकिस्तान के नहीं है, और अब जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक की गई, अगर शायद ऐसा नहीं कि एयर स्ट्राइक पहली बार की गई, एयर स्ट्राइक पहले भी हुई, लेकिन जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक की गई और वो लक्ष्य, इन्होंने कहा भाई हम जो लॉन्च पैड है उसको टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे जो है बम गिरे इनके मिराज 3, मिराज 5 एयरक्राफ्ट जो मुझे बताया गया, वो उससे उन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया। तो वो जो सिविलियन क्राउड पे गए और काफी लोग उसमें मारे गए। हमें मालूम है फिगर जो है 50 पार कर गया है। अब उस समय तक 46 और 39 के बीच में चल रहा था, अभी 50 के ऊपर वो संख्या बताई जा रही है। तो जिस प्रकार से ये सब हुआ, ये जो है अफगानिस्तान में सही ढंग से नहीं देखा गया। उसके बाद जो है वहां के लोकल मिलिटेंट जो सब मिलकर इन्होंने एक साथ आक्रमण किया। और जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं वो तो ये कहती हैं कि लगभग 10% एरिया जो उस इलाके का है, उन्होंने वो तालिबान अफगानिस्तान के कब्जे में है। 15,000 बिल्कुल कब्जे में है, कब्जे में। और इसी बात के संकेत लगातार निकल कर आ रहे हैं। सुरेश गोयल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेश गोयल साहब, अगर हम बात करें बखान की, पाकिस्तान का जो बखान प्लान है,
कि अगर उस पर पाकिस्तान कब्जा कर लेता है तो अफगानिस्तान को चाइना से वो काट देगा, और सीधे जो हम मैप के जरिए भी लोगों को दिखा रहे थे कि कजाकिस्तान तक उसकी पहुंच हो जाएगी। आपको लगता है कि क्या इसमें वो सफल हो पाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तालिबान के लड़ाके और टीटीपी वो शांति से देखता रहेगा? एक बार अनम्यूट कर लीजिए गोयल साहब। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, ऐसा है कि आपने जो डिफेंस के सवाल वो तो आप मेरे से पूछ रहे हैं जी। और जो राजनयिक और कूटनीति के सवाल है वो आपने डिफेंस एक्सपर्ट से पूछ लिया। जी। तो अगर आपकी इजाजत हो मैं सवाल को हाँ, बदल के प्लीज। जी हाँ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि वो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैं इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि जो बखान का जो प्लान है वो बेसिकली दो देशों का मामला है। तो दो देशों का मामला है तो दो देशों की कूटनीति, दो देशों की रणनीति क्या कहती है, और चूंकि ये अफगानिस्तान से चाइना जाता है तो क्या इसमें चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा? ये कूटनीति से जुड़ा मामला। मनोज जी, अच्छा इस सवाल का जवाब अपने तरीके से देता हूं, अगर आप मेरे को थोड़ा सुन सके। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की सेना की कैपेसिटी क्या है, क्या सक्षमता है, उसके बारे में मेरे जो डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पर हैं वो बेहतर बता पाएंगे, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन कूटनीति और राजनयिक या डिप्लोमेटिक बैलेंस के लिहाज से दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अगर टीटी जो तालिबान पाकिस्तान को एक तरह से चैलेंज कर रही है, वखान कॉरिडोर के बारे में ही नहीं, ये जो ड्यूरन लाइन का मामला है ये बहुत पुराना मामला है। और अफगानिस्तान, खाली ये तालिबान ही नहीं, अफगानिस्तान ने भी कभी ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया और वो पाकिस्तान को हमेशा बोलते रहे हैं कि ड्यूरन लाइन, फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी ये बातचीत चलती रही है कि ड्यूरन लाइन को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, वो मानते नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो पख्तूनिस्तान में ये जो ड्यूरन लाइन है, ये वो जो पख्तून जो है इकट्ठा होना चाहते हैं, ये इकट्ठे इंटीग्रेट होना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। और अफगानिस्तान का, मैं खाली तालिबान का के बारे में नहीं कहूंगा, जब हामिद करजाई प्रेसिडेंट थे उनका भी यही था कि यह अफगानिस्तान का हिस्सा इकट्ठा होना चाहिए। एक बात तो ये है। वखान कॉरिडोर की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वखान कॉरिडोर के लिए चाइना क्या अफगानिस्तान से इस तरह का कनेक्शन रखना चाहेगा या पाकिस्तान उसको काट करके ताजिकिस्तान से मिलना चाहेगा? ये सवाल जो है, अगर आप देखा जाए, ये एक पूरे सेंट्रल एशिया रीजन को पूरा बड़ा रीडिफाइंड डेफिनेशन कर देंगे ये। अभी तक बात यह है कि पाकिस्तान चाइना के लिए इंपॉर्टेंस भी है और कि वहां से पाकिस्तान को समझता है कि सेंट्रल एशिया में वो उसका एक रोल है। लेकिन चाइना जो है उस रोल को सेंट्रल एशिया में, जो आप जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया, वो इसलिए बनाया कि चाइना सेंट्रल एशिया में जो अपना एक रोल अदा कर सके, उसके लिए बनाया गया। उसमें टेररिज्म वगैरह सब है। लेकिन अगर पाकिस्तान मान लीजिए वो काट देता है और वो सेंट्रल एशिया से बिल्कुल एक तरह से उसका बॉर्डर बन जाता है, मेरे ख्याल है चाइना को ये चीज कभी पसंद नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये है कि चाइना क्या ये चाहेगा कि अफगानिस्तान वखान कॉरिडोर काट दे और अफगानिस्तान सीधा जो है, कि पाकिस्तान में वखान कॉरिडोर काट दे? नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल है वो नहीं चाहेगा। अब मैं एक छोटी सी बात ये करता हूं कि हम ये कह रहे हैं कि टीटीपी में पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देने की क्षमता है। एक चीज आप देखिएगा कि टीटीपी चाहे वो अब जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पक्की बात है, लेकिन टीटीपी इटसेल्फ इज ए क्रिएशन ऑफ तालिबान। 2007 में जब ये क्या नाम था उनका, सनाउल्लाह महसूद, मैं उनका नाम ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप मेरे को एक मिनट की इजाजत, हाँ, बायतुल्लाह महसूद साहब से जब ये टीटीपी बना तो उस टाइम पर हामिद करजाई प्रेसिडेंट थे। और जब ये बने तो उस टाइम पर भी पाकिस्तान को टीटीपी का बनाना काफी भारी पड़ा था, क्योंकि वो टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन तालिबान ने बनाया क्योंकि तालिबान समझती थी कि टीटीपी के जरिए वो दोबारा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में अपने हाथ फैला सकती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, तालिबान और टीटीपी दोनों ही वो पाकिस्तान के क्रिएशन है। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के थ्रू हुई है। तो पाकिस्तानी फौजों को
मेरे ख्याल ये अंदाजा होना चाहिए कि तालिबान और टीटीपी किस तरह काम करेंगे ये। तो उनके लिए, और खास तौर पर आप ये देखिएगा कि तालिबान ये अमेरिका का क्रिएशन है। जब अमेरिका ने तालिबान बनाया था, ट्रेनिंग दी थी उनको, पैसा सऊदी अरेबिया के थ्रू आया था, उसकी वजह खाली ये थी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो बाकी जो फोर्सेज है उसमें 3-4 फोर्सेज थी, खाली ये सोवियत रशिया उस टाइम की बात करना ये बेईमानी होगी कि उनको वो टक्कर दे सके दूसरे तरीकों से। तो तालिबान एक ट्रेंड मजी हुई, चाहे ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं हो, एक मजी हुई गुरिल्ला फोर्स है। तो वो अपना काम करने में कहां तक कामयाब होगी ये मैं नहीं कह पाऊंगा, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बनाए, लेकिन सिचुएशन वो इतनी सुलझी हुई नहीं है, बल्कि दिक्कत खड़ी कर सकती है पाकिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी। चाइना के लिए भी। जी। अरविंद सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, विदेशी मामलों की जानकारी अरविंद जी के पास चलता हूं। अरविंद जी, कई फ्रंटों पर चाइना लड़ रहा है। एक तरफ वो तालिबान से, टीडीपी से लड़ रहा है, अफगानिस्तान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसने चाइना को भी आंखें दिखाती। अभी तक वो चाइना के साथ, चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संकेत देता था, लेकिन ग्वादर के मामले पर, सीपैक के मामले पर उसने ये स्पष्ट संकेत चीन को दे दिए हैं कि वो अपने इस बंदरगाह का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को नहीं करने देगा, जबकि चीन की पूरी नजर वहां पर है। अब इसके संकेत क्या है? मनोज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपकी बिल्कुल ही नजर ने ठीक ठाक देखा है कि पाकिस्तान की कोई रुचि नहीं है कि वो चाहवा पोर्ट है वो चीन के हवाले कर दें, और इसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव है। और गोयल साहब ने भी ये मतलब दबे स्वर में ये बात बोली दी है कि दरअसल जो सारी जो सिचुएशन है अभी के मामले में ये है कि केवल वैसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान है कि वह उस चीन के हितों के खिलाफ सीधा सीधा काम करे। तो यहाँ दरअसल पाकिस्तान दो पार्टों के बीच में पिस रहा है। और यहाँ पे एक चीज जो मुझे लगता है कि मेरे सारे ही पैनलिस्ट दोस्त एग्री करेंगे, जैसे मेरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट दोस्त भी शामिल हैं, कि पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर हमेशा से वो रहा है, वो कहना चाहिए कि वो क्लियर नहीं रहा, साफ नहीं रहा है, क्योंकि जिस आधार पे जिस देश का निर्माण हुआ था, धर्म के आधार पर वह तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान है वो खुद एक मुस्लिम देश है ना, तो उस आधार पर, और बांग्लादेश जो है वो 71 में अलग हो गया है। तो इन सारी चिंताओं से दूर हटकर अगर हमें जिस चीज पे चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि क्या भारत अपनी डिप्लोमेसी से इसके लिए कोई अपने लिए कोई जगह बना पाता है, जबकि पाकिस्तान दो पार्टों में पिस रहा है, अमेरिका और चीन के रूप में। और पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद है कि वह भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, और वहां के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनका आज मॉर्निंग का ही बयान है कि वह बातचीत करना चाहता है भारत से। तो मुझे लगता है कि हमारे डिप्लोमेट्स की जो जीत है वो इसी बात में है कि ये जो वैक्यूम बना है और ये जो मौका आया है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहां के लोकलाइट्स उनका विरोध कर रहे हैं, और भारत की क्षमताएं वहां पे चीन से ज्यादा है, खर्चा भी पाकिस्तान को कम पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वज़ाकरात या बातचीत जो है वो शुरू होनी चाहिए, और उसमें भारत अपने लिए कोई ना कोई स्कोप देखे, कोई ना कोई स्कोप, और उसका फायदा हो सकता है। जावेद वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद है। जावेद साहब, जरा सी बात होती है, जरा सी तलखी होती है तो पाकिस्तान की तरफ से संकेत आता है कि भारत ये ना भूल जाए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, और वो दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन तालिबान आपकी सीमा में घुस रहा है, तालिबान आपको ठोक रहा है, आपके सैनिकों को मार रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि हालत अगर और बिगड़े तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा तालिबान पर, टीटीपी पर, उसके कैंपों पर? देखिए, ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, और सब जानते हैं, यहाँ हमारे जितने भी बैठे हैं दोस्त, खासकर अभी यहाँ गोयल साहब ने बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। वो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर रहे हैं, तो एक जो डिप्लोमेटिक कलर होता है उनकी बातों से वो सामने आया, और उन्होंने बहुत सही बातें की हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एटम बम जो होता है ना, ये एक तरह का, ये आपका इसलिए नहीं होता है कि आपने इसको इस्तेमाल भी करना है। आप सबको पता है कि इतिहास में 2 बार इस्तेमाल हुआ, और कब हुआ वो भी आप सब जानते हैं। तो ये एक तरह का होता है कि अब इतनी फुल स्केल वॉर हो नहीं सकती है, हमें बातचीत अपनी, तो मतलब इसे गीदड़ भभकी कहें कि वो गीदड़ भभकी पाकिस्तान बार बार देता है।
सर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए आपने चूंकि मुझसे अच्छा पूछा, मैं अपनी जी बात कर रहा हूँ। हम भी जानते हैं कि दिल्ली से कभी बॉम्ब यहाँ नहीं आएगा और यहाँ से कभी बॉम्ब वहां नहीं जाएगा। ये किसी के हक में नहीं है, ये आपके हक में नहीं है, ये हमारे हक में नहीं है। हम्म ये जो हमारे अवाम है, जो हमारे गरीब अवाम है, ये उनके हक में नहीं है। लेकिन अभी इससे पहले जो साहब बात कर रहे थे, मैं उनका नाम शायद रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इंडिया को बातचीत के जरिए हमारे साथ स्कोप देखना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि रास्ता जो निकलेगा वो टेबल से निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तालिबान की आपने बात की, देखिए मैं अगेन बात करूंगा जहां से मैंने बात शुरू की। जब आप तालिबान की बात करते हैं ना, तो टीटीपी की बात करिए। टीटीपी इस वक्त फ्रंट लाइन पर है। ये ठीक है कि उनको काबुल की हिमायत भी हासिल है। तो टीटीपी क्या है? टीटीपी अफगान, मतलब ये कोई अफगानी नहीं है, ये एक हमारी स्टेट के खिलाफ ग्रुप है, और एक ग्रुप एक स्टेट को कितना हिला पाएगा? अभी इससे पहले बात हो रही थी कि जी 2007 में ये बने, और उससे पहले जो असल तालिबान थे 1994 में बने, बिल्कुल सही है। ये वो लोग थे जिन पे शायद हमारा असर हो सकता था, जिन्होंने हमारे लोगों से ट्रेनिंग ली होगी। लेकिन अब 17 साल हो चुके हैं। 17 साल में जो भी टीटीपी के लोग हैं, बैतुल्ला महसूद नहीं रहा, हकीमुल्ला महसूद नहीं रहा, पूरी लीडरशिप उनकी पुरानी आज जिंदा ही नहीं है, नए लोग हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं है पिछले 17 साल से। इनका जो एजेंडा है वो वही है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने हमारे वेस्टर्न फ्रंट को गर्म करने की कोशिश की है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, ये एक ग्रुप ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ये हमारे खिलाफ इतना कुछ नहीं कर सकते। एक बाकायदा मुल्क के साथ लड़ना, स्टेट के साथ लड़ना, और आपके डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, वो हमारी आर्मी का सारा अगर उसको कंपेयर करें अब काबुल की फौज के साथ या टीटीपी की फोर्स के साथ, तो सारा फर्क आपके सामने आ जाएगा। कमाल झड़पों है से आगे जावेद साहब, बात आप अफगानिस्तान और टीटीपी की फौज के साथ पाकिस्तान की फौज को कंपेयर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जब भारत के खिलाफ तलखी नजर आती है, भारत के खिलाफ बयान नजर आती है, तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत की फौज को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बयान देने से पहले। सर अभी चूंकि आपने खुद ही अफगानिस्तान के टॉपिक की, अगर आप सिर्फ इसको पाक इंडिया पे ले जाएंगे तो ठीक है, मैं उस पर भी बात करता हूँ। फिलहाल तो हम अफगानिस्तान के वाले से बात करें कि इसको अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो हर चीज आपके सामने आ जाएगी। मेरे साथ डीके पांडे साहब। पांडे साहब, एक चीज और है, पाकिस्तान की तरफ से एक संकेत गया है चीन को। उन्होंने कहा कि साहब वैसे तो हम अपने जो सीपैक है, जो बंदरगाह है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम चाइना को सैनिक अड्डा नहीं बनाने देंगे, लेकिन बीजिंग अगर उसे सेकेंड स्ट्राइक की परमाणु दक्षता से लैस अगर करे तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। ये क्या है? देखिए, इसके पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं जावेद साहब की बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें की कि जो है न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो ऐसे यूज और मिसयूज नहीं करने के लिए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो है वाइटल एसेट्स हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए और छेड़ना नहीं जाएगा। बहुत मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो निश्चित रूप से न्यूक्लियर आर्म्स जो है आज एक डिप्लोमेटिक वेपन बन गए हैं, मिलिट्री के लिए यूज के लिए नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही, जो उन्होंने कबूल किया कि 14 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं कि तालिबान जो है वो अब नहीं रहा। आपने ऐसी शुरुआत क्यों की कि जो कि आज नासुर बन जाए? आगे भी ध्यान रखें तो शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती की जिक्र हो रहा है, 2 बार हुआ, उसमें उसको जो है और आगे एक अच्छा वातावरण मिलेगा और दोस्ती की तरफ बढ़ सकेंगे। अब हम आते हैं कि जो बात कही गई है सीपैक को किस प्रकार से चाइना ने इतना पैसा लगाया है, मुझे नहीं लगता कि सीपैक को इतना आसानी से छोड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान की माली हालत है, क्या वो इस स्थिति में है कि वो टर्म्स डिक्टेट कर सके? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चांस है। और तीसरी बात कि उनके सीपैक की वजह से जो उनके सपने थे, जो उन्होंने देखे कि उनके मोटरवेज बन जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस डॉल हो जाएगी, पावर और वहाँ की जो पॉपुलेशन उनको नौकरी मिलेगी, हाँ वो बात अलग है कि बलूचिस्तान में क्या हुआ, किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया, वो सब उस पर मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन ये सीपैक जो है दोनों मुल्कों के लिए एक बेहतरी के लिए शुरू किया गया था, और आज जो है उसकी हालत क्या हो गई है हम सब जानते हैं। सीपैक लगभग समाप्त सा है, और जिस प्रकार से चाइनीज मूल के लोगों पर अटैक किया गया, चाइना ने अपना हाथ पीछे किया। मैं उसके पहले एक बात और कहना चाहूंगा, जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण वाखान कॉरिडोर के बारे में, वाखान कॉरिडोर जिसको कि का चिकन नेक भी कहते हैं, वो एक चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान उसको टेक ओवर करे, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उग्बेर जो मुस्लिम है वो उनका वो बहुल क्षेत्र है। अगर वो कॉरिडोर उनके हाथ से निकल जाता है तो इसका मतलब उग्बेर और के जो लोग हैं और पाकिस्तान के बीच में जो लोग हैं उनके बीच में आसानी से कई चीजों का आदान प्रदान होगा, जो चाइना कभी नहीं चाहेगा। तो जो मेरा आकलन है कि चाइना इस किसी प्रकार के कब्जे को नहीं होने देगा। लेकिन जो खबरें अफगानिस्तान से हैं कि पाकिस्तान की केवल अभी ये केवल विचारधारा है,
अभी उस पर अमल उन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की फौज को अभी तक कुछ देखा नहीं गया। बातचीत जरूर हुई कि हम शाहबाज साहब कह रहे हैं कि हम कुचल के आगे निकल जाएंगे। वो सब देखिए कहने के लिए एक एक स्टैंडिंग होती है, पोस्चरिंग होती है, वो उसका हिस्सा कही जा सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही जो है अभी जो है बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमें सब पता है। उन वहां पर जो जिस प्रकार से पॉलिटिकल क्राइसिस है, डेवलपमेंटल क्राइसिस है, इन सबको पहले ध्यान देकर और फिर वो फौज को और अपने जो हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं तो बेहतर होगा। निश्चित रूप से जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी सारा बैलेंस उसने शांति का जो अफगानिस्तान के बीच में एक छोटा मोटा जो शुरू हो रहा था, क्योंकि ये घटनाएं तो हम पिछले पिछले एक दशक से सुन रहे हैं कि कभी जी ये इधर हुआ, और तीसरी स्ट्राइक थी ये जो मेरी जानकारी है। ये 3 बार ये स्ट्राइक की गई, लेकिन इस बार जो स्ट्राइक हुई और जो जो सिविलियन मारे गए उसके बाद से वहां के लोगों का जो है क्रोध बढ़ता गया। धमकी जरूर दी है, लेकिन चाइना के हाथ में पूरा कंट्रोल है। मुझे नहीं लगता कि क्वादार का जो पोर्ट डेवलप हुआ है वहां पर पाकिस्तानी नेवी जो है वो उसका कर रही है, और पाकिस्तान आर्मी बेहतर जानते हैं जावेद साहब की पाकिस्तान आर्मी का क्या दबदबा है। 2 उन्होंने डिवीजन क्रिएट किए हैं सीपैक की सुरक्षा के लिए और चाइनीज जो वहां पर नेशनल्स है उनकी सुरक्षा के लिए। तो वो उनको कैसे आप तनख्वाह देंगे, उनको कैसे करेंगे? कैसे तो बड़ा संभव नहीं उलझा है। हुआ सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि ये कर लेंगे, लेकिन जो हकीकत ये है कि किसी भी हालत में चाइना को पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा इस कॉरिडोर का प्रयोग करने से। जी, गोयल साहब मेरे साथ मौजूद है। गोयल साहब, देश भर में जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, चाहे वो यूक्रेन रूस की हो और इसके साथ ईरान की स्थिति हो, अफगानिस्तान की स्थिति हो, बांग्लादेश की स्थिति हो, ये कहा जा रहा है इन सब के बीच एक तारीख है और उस तारीख के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूम रही है। और वो तारीख है 20 जनवरी, जब बाइडेन जाएंगे और ट्रंप नए राष्ट्रपति बनेंगे। क्या आपको लगता है कि इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर चीज़ें बदलती नजर आएंगी? देखिए, ये ट्रंप साहब पहले काफी अच्छी तरह से जाहिर कर चुके थे कि वो अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, चाहे वो यूक्रेन हो, अफगानिस्तान से तो खैर वो निकल चुके हैं, लेकिन उनके निकलने से ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ हो। यूक्रेन हो या गाजा हो या मिडिल ईस्ट हो या सीरिया हो, कि वो उन सब से निकलने की कोशिश करेंगे। या निकलने की बात नहीं, सॉरी वो गलत हो जाएगी, कि अपना जो उनका एक इंटरवेंशन है, जो प्रेजेंस है, इन्फ्लुएंस है, वो कम होना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा है कि आप निकलना चाहे, वो कंबल वाली बात है कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं लेकिन कंबल नहीं छोड़ रहा है। सिचुएशन आपने खुद कहा कि इतनी जटिल हो चुकी है कि अमेरिका का निकलना कितना मुश्किल होगा, कितना सही होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी कि अमेरिका के लिए साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, और वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि चाइना का असर, चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में आए, इंडियन ओशन में आए। अब अगर चीन ये बंदरगाह ले लेता है, चाहे सीपीईसी की, ग्वादार की, अगर लेता है ये, तो लेने के बाद में चीन का असर इंडियन ओशन पर काफी बढ़ जाएगा। तो अगर चीन ने कोशिश करी लेने की, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा होगा। लेकिन क्या इसके लिए अमेरिकन फोर्सेस वो चीन के साथ में टक्कर पर आएंगी? मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहेंगी ये। तो इसलिए इस सवाल का इतना आसान नहीं है कि कहते कि हाँ होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर चीन ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो खाली गाजा, यूक्रेन, सीरिया नहीं, पूरा साउथ एशिया, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, इंडिया पैसिफिक, ये सब एक युद्ध का क्षेत्र बन जाएंगे, और ये कोई नहीं चाहेगा। जी अरविंद जी, आप क्या मानते हैं? गोयल साहब की ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक चीज कहूंगा कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है। ये मानना पड़ेगा कि साउथ एशिया भले ही अमेरिकन डिप्लोमेसी की प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि अभी वो मध्य पूर्व में उलझा हुआ है। इजराइल और जो फिलिस्तीन वाले मसले हैं उसके लिए ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि वो उसके लिए रिसेंट थ्रेट है। वहाँ 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पर जहां तक साउदर्न एशिया की बात है, मुझे लगता है कि न तो वो जनरल जिया वाला पाकिस्तान रहा है, जब वो चुन्नियां सिर पे रख रख के वहाँ की टीवी एंकर वो न्यूज पढ़ा करती थी, और न पाकिस्तान को भी अब रियलाइजेशन हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक जो मेरे पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी और मेरे मित्र यहाँ के पड़ोसी भी रहे हैं, वो जगत मेहता साहब एक बात बोला करते थे कि दरअसल डिप्लोमेसी केवल यह नहीं होती है कि आप हर बार ये देखें कि नेशन इंटरेस्ट क्या है, कौन क्या कर रहा है। तो इतना चालाकी से हमेशा डिप्लोमेसी को देखने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हमारे पड़ोस के लोगों के क्या कंफ्यूजन है, चिंताएं क्या हैं, उनको डर क्या है,
अगर आप वो डर समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करने की कंडीशन में रहेंगे। आज पाकिस्तान की ये हालत है, और जो वहां के बयानात आ रहे हैं वहां के लीडरान के, वो लगातार ये चाह रहे हैं कि भारत के साथ दोस्ती हो। जावेद साहब ने भी कहा है, और जावेद साहब जैसे तमाम लोग हैं पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि उसकी पॉपुलेशन का आधे से अधिक हिस्सा है जो ये चाहता है कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो, अच्छे संबंध हो, और अगर कोई बिजनेस होता है तो मुझे लगता है कि इसका फायदा भारत में भी होगा। तो वो सारी चीजें हैं। तो अमेरिका और ये जो जितनी भी विदेशी ताकतें हैं जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना चाहती है, बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है। अमेरिका ने वहां क्या पैसे का खेल खेला हमें यह भी पता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स देखिए जहां वो भारत पे आरोप लगा रहा है, और चीन जो उसके पास नई नई जो अमीरी आई है वह उस पर इतरा रहा है, और इस पूरे कॉन्टिनेंट पे वह अपना एक दबदबा बनाना चाहता है। इन सब का मुकाबला तभी हो पाएगा जब इस सब कॉन्टिनेंट के सारे कंट्री बहुत ही वाइजली सोचे, और उस पर मुझे लगता है कि कोई एक्शन ले। मुझे लगता है कि सारे के सारे पैनलिस्ट हैं मेरी बात से वो जी रखते हैं, रास्ता रखते हैं। जावेद साहब मेरे जी, साथ मनोज मौजूद है। जावेद साहब, आप भी ये मानते हैं, जैसे कि आपने खुद अपनी बातों में कहा है कि ठीक है वो 15 साल पहले 17 साल पहले कहीं हम लोगों का संबंध था, अब कोई संबंध नहीं है, बहुत सारे चेहरे बदल चुके हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन पहले तो था। आप मानते हैं कि पहले वो गलती थी और उन लड़ाकों को, उन आतंकवादियों को तैयार किया गया। आज वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। डूरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है। वो हमेशा कहता है कि भाई ये ना तालिबान मानता है ना अफगानिस्तान मानता कि ये अंग्रेजों द्वारा खींची गई लाइन है, लेकिन इसकी बातचीत भी बैठकर होनी चाहिए। बंदूक से, हमलों से, सीमा आप पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा करके तो नहीं होनी चाहिए। यही सवाल मेरा आपके साथ है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से भी आतंकवादी, उग्रवादी आकर हमारे कश्मीर में, पंजाब में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या ये हल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके एक सवाल में कई सवाल है, मुझे केवल 2 मिनट आप उसमें देंगे जिसमें आप मैं 4 अपनी मिनट बात ले कर लीजिए, सकूं 5 मिनट ले लीजिए। जी जी, बेशक। मैं ये कहूंगा, सबसे पहले तो जिन जिन साथियों ने बात की आज इंडिया के और हमारे बीच में अमन के हवाले से कि आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत हो सकती है, रास्ते खुल सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, यही चीज चाहिए आपको भी, यही चीज चाहिए हमें भी। अब मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ। जी पहली बात तो ये देखें, इस टाइम आप हमें समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अभी जो इशू चल रहा है पिछले 1 साल से, 1.5 साल से और अब तक जहां हम पहुंचे हैं, ये पख्तूनिस्तान के स्टंट की वजह से नहीं पहुंचे हैं। ये ड्यूरंड लाइन का इशू नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ इस वक्त टीटीपी का इशू है। मैं आपको बता सकता हूँ कितना ही अरसा हो गया है। आप देख लें, ड्यूरंड लाइन कभी भी एक लंबा अरसा हो गया पाकिस्तान और काबुल के बीच में एक अहम इशू नहीं रहा जिसमें डिप्लोमेटिक हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत की गई हो। ये बात सही है कि ये बहुत पहले का मसला है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि अब इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको कहना कि ये सरहद नहीं है, ये बिल्कुल आजकल रेलिवेंट नहीं है, ये मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया। और जिस यूके ने बाकायदा इसको रूस के साथ तय किया था, बफर स्टेट होगी 1893 के अंदर, पाकिस्तान बनने के बाद भी जब अफगानिस्तान ने क्लेम किया कि ये सरहद इसका फैसला होना चाहिए, यूके ने उसको 50s में 60s में कैटेगोरिकली कहा था कि आपकी इस बात में कोई दम नहीं है, आप इस हकीकत को तस्लीम करके चलिए। क्योंकि यहाँ पे सर बैठे हैं, गोयल साहब बैठे हैं, आईआर को हमसे बहुत अच्छा जानते हैं, तो ये बात कही जाती है कि जो चीज आपने मैदान में नहीं जीती आप उसको टेबल में ले नहीं सकते। ये एक फैक्ट है, हार्श फैक्ट है, लेकिन ये बात सही है। दूसरी आपने बात की कि हमारे यहाँ से लोग, आपके यहाँ, मैं वही कहूंगा ये सब मसले तब हल होंगे जब हम अपने लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को इंडिया और हम आपस में बैठ के तय करेंगे, और उसका हल टेबल टॉक है, चाहे वो कश्मीर है, सरक्रीक है, या वो ट्रेड है, या पानी का मसला है। देखिए, कश्मीर जितना आपके पास था बाई फोर्स आपने लिया, जितना हम 47 48 के अंदर जोर लगा सकते थे वो हमने लिया। लेट्स हैव अ कैंडिड फ्रेमवर्क ऑफ माइंड। अब वही बात है ना कि इससे आगे आपके लिए आना, इससे आगे हमारे लिए जाना इतना आसान नहीं है। नारे बहुत लगते हैं, सियासी पार्टियां नारे लगाती हैं, मसला टेबल पे ही हल होगा, चाहे वो पांडे जी हमारे साथ डीके पांडे मौजूद है। डीके पांडे साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जावेद हुंजा साहब, और निश्चित तौर पर उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जितनी सहज तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या उतना सहज है उनकी बातों को हकीकत के तौर पर देखना? देखिए, डूरंड लाइन के लिए बड़े मजाक में कहा जाता है डू रन एंड एंड, मतलब मारो,
भागो और खत्म करने का प्रयास करो। ये क्योंकि मैं जो थोड़ा सा इसका मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस प्रकार से डुरन ने पश्तूनों के बीच में एक लाइन खींच दी, कहते हैं कि पश्तूनों के जिगर के ऊपर से लाइन खींची गई। तो अगर हम भी, भारत तो हमेशा कहता रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरा जो दुनिया है एक परिवार है, और डिफेंस डिप्लोमेसी के अलावा कोई तीसरा हल ही नहीं हो सकता। युद्ध किसी भी चीज का परिणाम नहीं निकाल सकता, वो एक आपकी खींच का जरिया है कि दोनों मुल्क के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही, तो उन्होंने युद्ध कर लिया, और युद्ध समाप्त होने के बाद समस्या समाप्त हो गई। ऐसा तो आज तक भी इतिहास में हुआ नहीं, क्योंकि तलखियां तो रहेंगी। अब बात है कि जिस प्रकार से सामने चीजें हैं, कार्ड आपके सामने हैं, आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए। चलिए अब जो वक्त निकल गया उस पर हम कुछ नहीं करते, लेकिन आज तो आप ध्यान दीजिए कि जो दोनों देशों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिस्ट आउट करिए और सहज तरीके से बातचीत करिए। अब एक उदाहरण देता हूं मैं, बांग्लादेश में जिस प्रकार से डिस्टर्बेंस है, अब आप कह रहे हैं कि वो हमारा छोटा भाई, और जो दार साहब जिनका जिक्र हो रहा था, तेजावत साहब ने भी उनका जिक्र किया कि उन्होंने बोला कि भारत के बीच में बातचीत हो, वो बांग्लादेश जाने हैं क्योंकि वहां पर उनको मलेशिया जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, ताकि जो है वो दोस्ती निभा सकें। अरे भाई, पहले दुरुस्त तो करिए अपने हालात को। आप अपने मुल्क की हालत देखिए, दूसरे के मुल्क पे तब झांकिए ना जब आप कुछ करने के काबिल हो। आपके पास इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है आपकी, आप देख रहे हैं, आपको लोन के लिए आप तरस रहे, उनका लोन देने के प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इन सब चीजों के बीच में ये हाथ में है कि कुछ कर पाए? आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं जावेद साहब, आपकी बात से जावेद साहब इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए सर, बात ये है कि एक तो दो बातें इसमें हमें समझने की जरूरत है कि हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम में रही है, ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम में रही है पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा। लेकिन जो अभी 2024 का साल खत्म हुआ, ये इंडिकेटर्स आपके सामने हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी कर सकते हैं। महंगाई की जो हमारी शरह है उसमें 6 साल में सबसे बड़ी कमी हुई है, हमारे फॉरेन रिजर्व है उनमें इजाफा हुआ है। तो ये सब चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। टफ टाइम हमने काफी गुजार लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि अब इकोनॉमी में सकत ही नहीं है, तो अब रिवाइवल का अमल शुरू हो चुका है। और एक और बात, हम कोई बांग्लादेश के मसले हल करने नहीं जा रहे। पाकिस्तान जो है वो, हम अपने मुल्क को अगर उसके ऊपर अपना फोकस रखें, इसी तरह हर मुल्क अपने ऊपर फोकस रखे, यही असल कामयाबी है। लेकिन एक अच्छे टाइस का हमारा उनके साथ एक दर खुला है। इससे पहले आपको पता है कि हसीना सरकार थी, तो उनके जमाने में हमारे उनसे सिफर किस्म के ताल्लुकात है, जीरो, जिसको आप शून्य कहते हैं। सुरेश गोयल साहब, जावेद साहब कैनवस पर जो रंग बिखेर रहे हैं, क्या ऐसे ही रंग हैं हकीकत में, या हकीकत इससे अलग है? देखिए, मैं जब ये बात चल रही थी, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ज्यादातर मुल्कों में सरकारी नजरिया एक और लोगों के नजरिए में थोड़ा बहुत फर्क हो ही जाता है, और ये फर्क आज मेरे को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ये हिंदुस्तान में थोड़ा कम है, लेकिन फर्क है। तो जो जावेद साहब का नजरिया है एक एज ए प्राइवेट सिटीजन, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, और उम्मीद मेरे को यही है कि सरकार का नजरिया में ये हो कि बाकी जो मुल्कों के जो इन्फ्लुएंस है उसमें वो ज्यादा हस्तक्षेप ना करें या बीच में अड़े नहीं। जहां तक बांग्लादेश की बात है, वो तो हम जानते हैं कि जो बांग्लादेश में चल रहा है उसमें जमाती इस्लामी का कितना हाथ है, और जो अभी सरकार है वो किस तरफ जा रही है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन बहरहाल मैं सीधे यही बात कहूंगा कि भारत ने पाकिस्तान से बातचीत करने की काफी कोशिश करी है। आपको याद है कि मोदी साहब भी शुरू में जब नवाज शरीफ थे वो यहाँ पर आए भी, उनके जब उन्होंने ये शपथ ग्रहण किया था, मोदी साहब वहां पर गए थे लाहौर, उनके जो बेटी की शादी में गए वहां पर मिलने के लिए। लेकिन हम ये देखा कि जब जब ऐसी बातें हुई है, कोई ना कोई अड़ंगा बीच में आ जाता है। तो जरूरत यह है कि एक बार अगर पाकिस्तान की तरफ से, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आपकी बात हो जावेद साहब, अगर सरकार का नजरिया साफ हो जाए कि वो असल में चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि भारत से दोस्ती रहे, तो हम दोस्ती के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्ती ये नहीं होगा कि आप दोस्ती करें ऐसे और बहुत पीछे से पीठ में खंजर घोंप दें। ये इस तरह के संकेत बहुत से निकल कर आ गए। लेकिन जिस तरीके से जावेद साहब कह रहे हैं, उनकी बातों का स्वागत, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में मौजूद रहे। एक संकेत निकल कर आया, और संकेत इस बात को निकल कर भी आया कि आखिर दोनों देशों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, और तालिबान और पाकिस्तान की स्थिति क्या है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी